दोस्तों नमस्कार। ट्विटर ने एक बार फिर से भारत की सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज कर दिया है, या यूं कहें कि भारत की सरकार की एक बार फिर से पोल खोल करके रख दिया है। ट्विटर का एक ऑफिशियल जो अकाउंट है ग्लोबल गवर्नमेंट अफेयर्स, उसने एक ट्वीट शेयर किया, एक न्यूज़ शेयर किया, जिसमें कि उन्होंने दुनिया से बताया कि भारत सरकार ने और ख़ास करके यहाँ का जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसने एक निर्देश जारी किया है ट्विटर को, यानी ट्विटर को एक निर्देश भेजा है जिसमें ये कहा गया है कि 4 ऐसे ट्विटर हैंडल्स हैं जिनके ट्वीट को आपको डिलीट करना होगा, या फिर आपको उन ट्वीट्स को हाइड करके रखना होगा। कब तक? जब तक कि भारत में लोकसभा का चुनाव संपन्न नहीं हो जाता है। हालांकि इसके साथ ही ट्विटर ने अपना पक्ष वहां पर एकदम क्लियर कट रख दिया है कि हम अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के बहुत ही सचेत हैं और अभिव्यक्ति की आज़ादी में किसी भी तरीके का रुकावट या बाधा नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन चूंकि भारत के चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा निर्देश है, इसीलिए हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ रही है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में सवाल ज़रूर आएगा कि वो कौन से 4 ट्विटर हैंडल्स हैं जिनके पोस्ट को डिलीट करने का या हाइड करने का निर्देश भारत के चुनाव आयोग ने दिया है, और उससे भी इंटरेस्टिंग है कि क्यों दिया है। लेकिन पहले कौन कौन से 4 ट्विटर हैंडल्स हैं, उसमें एक है YSR कांग्रेस का, एक है आम आदमी पार्टी का है, और एक TDP चीफ का है, और एक जो है वो बिहार के डिप्टी CM का है। यहाँ पर जो है दाल में काला लगता है, बिहार के डिप्टी CM का इसमें शायद इसीलिए इसको इंक्लूड किया है चुनाव आयोग ने, ताकि जो हिंदुस्तान के जो विपक्षी पार्टियाँ हैं, जो इंडिया अलायंस की पार्टियाँ हैं, वो ये आरोप न लगाएं कि चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष पार्टियों के ट्वीट को ही डिलीट करवा रहा है ना। मुझे तो इसमें यही लग रहा है। फिलहाल इन 4 लोगों के या इन 4 ट्विटर हैंडल्स के ट्वीट को डिलीट करने का या उसको हाइड करने का आदेश दिया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। और जाहिर है कि जो भारत सरकार का चुनाव आयोग का जो पक्ष इसमें है कि चूँकि अभी हिंदुस्तान में चुनाव हो रहा है लोकसभा का और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हुआ है, तो उस संदर्भ में अगर कोई भी व्यक्ति है किसी तरीके का उल्लंघन करता है, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका अगर उल्लंघन करता है, तो उस पर बैन लगाना या उस पर रोक लगाना ये एक सही चीज़ है। इसमें कोई शिकायत नहीं है और ना ही इसकी कोई आलोचना कर सकता है। लेकिन किस तरह की चीज़ों को यहाँ पर बैन करने की कोशिश की गई है या किया गया है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें आम आदमी पार्टी ने भी इस चीज़ का जानकारी दिया है, और जो कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सरने थे उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज़ की जानकारी दी है। तो आम आदमी पार्टी का जो ट्वीट है जिसको कि डिलीट करने का या हाइड करने का आदेश दिया गया है, उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रियंका कक्कर ने, और एक ट्वीट भी किया इन लोगों ने, और बताया है कि इलेक्शन कमीशन आज बीजेपी का साथ पाकर खुद को संविधान से भी ऊपर समझने लगा है। चुनाव आयोग ने बिना किसी सुनवाई के ट्विटर से हमारी वह पोस्ट डिलीट करवा दी जिसमें नरेंद्र मोदी और बीजेपी को मिले चंदे को लेकर के खुलासा किया गया था। मतलब क्या है कि आम आदमी पार्टी की जिस पोस्ट को डिलीट करने का या हाइड करने का निर्देश चुनाव आयोग ने दिया है, उसका संबंध इलेक्टोरल बॉन्ड से है। आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल के केस में हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित तमाम तरह की जानकारियाँ बाहर आ चुकी है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है, लेकिन उसमें जो आम आदमी पार्टी से एक रिलेटेड है, जो रेड्डी है, शरद रेड्डी है, अरविंदो फार्मा का निदेशक, उसने किस तरीके से बीजेपी को 55-60 करोड़ रुपए का चंदा दिया इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, और किस तरीके से वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक सरकार गवाह बन गया है ना। उन चीज़ों का संबंध अरविंद केजरीवाल के तथाकथित शराब नीति घोटाले से है, और उसी चीज़ को जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी ने ये ट्वीट किया था, और भी कई सारा ट्वीट इन्होंने किया था, और उसी ट्वीट को चुनाव आयोग जो वो रद्द कराने की या उसको बंद कराने का आदेश दिया है। अब यहाँ पर एक सवाल है ना, इसीलिए कहते हैं कि नियत और मंशा पर सवाल करना बनता है यहाँ पर, और ज़रूरी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के भारत के चुनाव आयोग का जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन कैसे होता है, ये हमारे समझ से परे की बात है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो इसको सुप्रीम कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक असंवैधानिक कृत्य है, क्योंकि इसमें जो जनता का जानने का जो अधिकार है उसका हनन किया गया है ना। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक या अवैध या गैर कानूनी
घोषित कर दिया गया है और इसके बारे में अगर कोई ट्वीट करता है, कोई पार्टी ट्वीट करता है या कोई व्यक्ति ट्वीट करता है तो ये चुनाव आयोग के जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उल्लंघन कैसे हो गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि चुनाव आयोग ने जो अपना एक एडवाइजरी जारी किया है उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे जितना याद आ रहा है कि उसमें कहीं ऐसा चीज़ नहीं लिखा हुआ है कि आप चुनाव के दौरान या अपने प्रचार के दौरान रैली में या पोस्ट में, सोशल मीडिया के पोस्ट में आप इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि उसके एडवाइजरी में कहीं भी किसी तरह का इस तरह की चीज़ें जो है वो लिखी गई है। इसके बावजूद चुनाव आयोग ने इस तरह के निर्देश दिए हैं ट्विटर को। और ये पहली बार ऐसा नहीं है कि आपको याद होगा जब किसान आंदोलन चल रहा था उस वक्त भी बहुत सारे ऐसे ट्विटर हैंडल्स को एक तरीके से टेम्पोरली सस्पेंड कर दिया गया था, उसको हाइड करवा दिया गया था, हिंदुस्तान के अंदर वो नहीं देखा जा सकता था। वैसे ट्विटर हैंडल जो कि किसान आंदोलन को कवर कर रहे थे, किसानों की बात को बड़ी प्रखर तरीके से उठा रहे थे, उन सभी लोगों का हैंडल जो ट्विटर हैंडल जो उसको ब्लॉक करवा दिया था भारत सरकार ने ट्विटर को निर्देश दे करके। और उस चीज़ का भी उस समय भी ट्विटर ने उस चीज़ को एक्सपोज किया था, उसका खुलासा किया था किस तरीके से भारत सरकार ने हमारे ऊपर दबाव बना करके इन सभी ट्विटर हैंडल्स को ब्लॉक करवाया है, बंद करवाया है। और फिर इस बार इसी तरीके का चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिसका कि खुलासा एक बार फिर से ट्विटर ने किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के माध्यम से। यहाँ पर बहुत बड़ा एक विरोधाभास है ना, कि आदमी आज का मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उसकी क्या स्थिति आपको पता है कि वो किसी की आवाज़ नहीं उठाता है। वैसी स्थिति में एक सोशल मीडिया ही ऐसा माध्यम बचा है जहाँ से कि लोग अपने एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उस पर आदमी अपने विचारों को प्रकट कर सकता है, अपने विचारों को शेयर कर सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी जो सरकार है, मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो ये तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं उस पर भी ये कंट्रोल और नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। और ट्विटर उसका एक लौता एग्जाम्पल नहीं है। ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। यूट्यूब पर कितने ऐसे स्वतंत्र पत्रकार हैं जिनके चैनल्स को ब्लॉक करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया। कितने ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसको कि नोटिस भेजा गया है, और कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके कि कुछ कंटेंट्स को, कुछ वीडियोस को डीमोनेटाइज कर दिया गया, यानी कि उन वीडियोस के माध्यम से वो अर्न नहीं कर सकते हैं, पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो जितने भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म हैं, है ना, जहाँ पर कि लोग अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं, जो सोचते हैं, जो महसूस कर रहे हैं उसको दुनिया से शेयर कर सकते हैं, उस पर भी एक तरीके का नियंत्रण करने की कोशिश वर्तमान मोदी सत्ता के द्वारा की जा रही है, जो कि दुर्भावनापूर्ण है और लोकतंत्र के लिए, भारत जैसे देश के लिए ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हो रहा है, क्या कीजिएगा। विडंबना ये है कि ये जो चुनाव आयोग का काम करने का शैली है, जो तरीका है, इसीलिए उसके ऊपर हमेशा से एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और उसके काम करने के जो तरीके हैं वो सवालों के कटघरे में है, क्योंकि उसका जो रवैया है वो एकदम पक्षपाती रखता है। चुनाव आयोग का जो काम होता है कि आप दोनों ही पार्टी के लिए, है ना, यानी जो चुनाव लड़ने वाले जो दोनों पक्ष हैं, यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों को समान अवसर दें। एक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाती है। और इसकी बात तो भारत के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था, लेकिन वो सिर्फ कथनी था, कह दिए थे, बोलने के लिए बोल दिए थे। व्यवहारिकता में वो चीज़ कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पोस्ट करने से आम आदमी पार्टी के जो पोस्ट है उसको चुनाव आयोग ट्विटर को निर्देश दे करके डिलीट करवा देता है कि ये चुनाव चल रहा है भारत में और इस तरीके का पोस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखिए कि हिंदुस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, या बीजेपी के अन्य नेता हैं, राजनाथ सिंह है, योगी आदित्यनाथ हैं, स्मृति ईरानी है, ये लोग खुलेआम, खुले तौर पर ये लोग राम मंदिर का जिक्र करते हैं, धर्म का जिक्र करते हैं। इनकी गोदी मीडिया चैनल्स पर राम मंदिर का जिक्र होता है चुनाव के वक्त में, जबकि चुनाव आयोग का है तो ये निर्देश भी है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल के नाम पर, है ना, पूजा स्थल के नाम पर, देवी देवता के नाम पर, धर्म के नाम पर आप वोट नहीं मांग सकते हैं और ना ही वोट की अपील कर सकते हैं। तो ये तो सीधा सीधा जो चुनाव आयोग का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है इसका उल्लंघन है, सीधा सीधा उल्लंघन है। लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। तो कैसे नहीं आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि चुनाव आयोग
पूरी तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए हुए और पूरी तरीके से बायस होकर के काम कर रहा है। विपक्ष के लोगों को तुरंत नोटिस भिजवा देना, उनको रणदीप सुरजेवाला को 2 दिन के लिए चुनाव प्रचार बैन करवा देना, राहुल गांधी को नोटिस भेज देना, विपक्ष के लोगों को तमाम इस तरीके से चीज़ें हैं जो कि चुनाव आयोग करता है। लेकिन जब सत्ता पक्ष की बारी आती है तो वही चुनाव आयोग खामोश हो जाता है, कुछ नहीं बोलता है। तो ये चीज़ें सही नहीं है देश के लिए, लोकतंत्र के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें क्या शो करती है कि एक व्यक्ति के लिए, है ना, इन संस्थाओं का जो साख है, चुनाव आयोग एक संस्था है, उसका एक साख है, उसकी एक क्रेडिबिलिटी है। तो कहीं ना कहीं वो क्रेडिबिलिटी जो है, वो जो साख है, उस पर एक बट्टा लग रहा है। लोगों के नज़र में जो उसकी विश्वसनीयता है वो कम होती जा रही है और लोग उसको विश्वास की नज़र से नहीं देख रहे हैं। लोगों के अंदर ये मैसेज जा रहा है कि चुनाव आयोग कितना पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि एक संस्था की जो साख है, एक लोकतंत्र के अंदर एक संस्था की जो साख है, वो एक व्यक्ति से, एक प्रधानमंत्री से कहीं ऊपर है और उसको मेंटेन करना चाहिए उस संस्था के जो प्रमुख हैं, जो हेड हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि वो चीज़ें हो नहीं रही हैं और इसीलिए जो है इस तरह की खबरें बाहर निकल करके आ रही हैं और हमको आपको सुनने के लिए और देखने के लिए मिल रही है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।